हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आज आपके साथ सीटेट का प्रैक्टिस पेपर 2019 का ये लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे जो कि लास्ट ईयर 2019 में दिसंबर में पूछा गया था। तो आइए आज हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और इस वीडियो को सॉल्व करने से पहले आप लोग अपने पेन कॉपी से जैसा मैं प्रैक्टिस करती जाऊँ, जैसा मैं करती जाऊँ वैसे ही क्वेश्चंस आप लोग भी अटैम्प्ट करने मतलब सॉल्व करने की कोशिश करना, जिससे आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, और जो इससे संबंधित प्रॉब्लम हो वो मुझे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को पढ़ते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है या 31 नंबर का क्वेश्चन आता है। 30 क्वेश्चन जो होते हैं सीडीपी के आते हैं। 31 क्वेश्चन जो होगा वो मैथ्स का होगा। 31 से लेकर 30 क्वेश्चन आएंगे हमारे मैथ्स में। इस मैथ्स में जो 3 क्वेश्चन दिए हैं, क्या है कि 3 ब्रांड के पेन हैं। एक ब्रांड का पेन है ए, दूसरे ब्रांड का पेन है बी और तीसरे ब्रांड का पेन है सी। जो ए ब्रांड के पेन है उस ए ब्रांड के पेन का एक पैकेट ले रहे हैं, तो उस ए ब्रांड के एक पैकेट में टोटल 10 पेन है। जो बी ब्रांड का पेन है, इस बी ब्रांड के एक पैकेट में कुल 12 पेन है। और जो सी ब्रांड का पेन है उसमें कुल 24 पेन है। कह रहे हैं कि इन तीनों ब्रांड के हम कितने पैकेट खरीद लें, मतलब ए ब्रांड के कितने पैकेट खरीद लिए जाए, बी के कितने पैकेट खरीद लिए जाए, सी के कितने, कि तीनों ब्रांड के जो पेन है उसको हमको बराबर बराबर पेन मिल सके। ऐसा क्वेश्चन की कहने की ये बात कह रहा है। तो इसको हम लोग देखेंगे, जो 10, 12 और 24 है, जो पेनों की संख्याएं हैं, अगर न्यूनतम संख्या क्या होगी कि जिससे हमको बराबर बराबर संख्या में, जब भी क्वेश्चन में न्यूनतम दिया हो, न्यूनतम संख्या की बात कर रहा हो, तो इसका हम लोग ले लेंगे एलसीएम। 10, 12 और 24, 10, 12, 24 का हम लोग ले लेंगे एलसीएम। तो 10, 12 और 24, 10, 12, 24 का अगर हम लोग एलसीएम लेना चाहेंगे तो इस 10, 12 और 24 का एलसीएम आएगा हमारा 120। सब लोग करके देख सकते हैं। 10, 12 और 24 का एलसीएम 120 आएगा। जब 10, 12, 24 का एलसीएम 120 आ गया तो 120 हो गया हमारी न्यूनतम संख्या। तो जो 10 पेन वाला पैकेट है तो हम लोग 10 का भाग दे देंगे। तो जो 10 पेन वाला पैकेट हम लोग कितने खरीदेंगे, वो 12 पैकेट खरीद लेते हैं। जब 120 है और इस 120 में अगर हम लोग 12 का भाग दे देंगे तो 10 आएगा। यानी जो 12 पेन वाला पैकेट है उसकी हमें 10 पैकेट्स खरीदनी पड़ेंगी। और जो 24 पैकेट है, यानी 120 का भाग में हम लोग 24 का भाग दे देंगे तो 5 आएगा। 5 में हम लोग कितना, ये जो 5 है ये 5 पैकेट खरीदनी पड़ेगी हमें 24 पेन्स वाली। तो इसको हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक वर्ग है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखते हैं। जो एक वर्ग है, इस एक वर्ग की जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है। तो अब इस 4 सेंटीमीटर वर्ग को हम लोग छोटे छोटे 4 वर्गों में काट लिया है। 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग और 4 वर्ग। देखो, अगर एक कोई पेज है और उस पेज से छोटे छोटे 4 पीसेस बनाए हैं हम लोगों ने वर्ग के, गोले के, तो ये एरिया जो एक वर्ग का एरिया है वो 4 वर्ग के एरिया में डिवाइड हो जा रहा है। तो एक जो वर्ग का एरिया होगा, यानी जो 4 वर्ग का एरिया कितना होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से जो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया। तो जो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल के आया बड़े वाले का, ये छोटा वाला जो हम लोगों ने बना रहे हैं उसी बड़े वाले से छोटा वाला जो बना रहे हैं वो कितना होगा, तो जो 16 निकल के आया बड़ा वाला, जो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल है। और मान लो कि छोटा वर्ग है, उस छोटे वर्ग की भुजा है 4a स्क्वायर। जो 4 है, ये 4 जो होते हैं छोटे छोटे जो बनाए गए हैं, 4 वर्ग बनाए हैं, और a स्क्वायर जो है वो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल है। क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे तो 16 से कटेगा तो 4 आएगा। तो 4 आ गया एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमको एस्टिमेट करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें देखते हैं कि जो पहला ऑप्शन है कि सभी अभाज्य संख्या विषम संख्याएं होती हैं, ये बात कह रहा है। अभाज्य संख्या होती क्या है, पहले हम लोग इसके विषय में थोड़ी सी बात कर रहे हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो कि केवल खुद अपनी संख्या से कट जाती हैं और जो 1 से कट पाती हैं। तो एक ये बात हो गई। तो अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है।
तो देखेंगे, तो जब कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, ये यहीं पे कट गई। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या होगी, वो 2 हो जाती है, तो 2 सम संख्या है, इसलिए ये बात गलत हो जाती है। फिर कहता है अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है। देखते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इसी तरह से 13 है, 17 है। इस तरह से हम लोग बढ़ते जाए तो ये इन्फिनिटी अनंत तक हमको संख्याएं मिलती जाएंगी। तो अभाज्य संख्याएं परिमित रूप से अनेक होती हैं। ये बात तो हमारी बिल्कुल सही हो गई, ये बात गलत, ये बात सही। तो थर्ड पॉइंट कहता है कि अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा, जैसे अगर हम लोग 7 लेते हैं तो इस 7 के केवल 2 गुणनखंड आएगा। क्या कौन कौन से गुणनखंड, एक तो 1 आएगा और दूसरा जो होगा वो खुद संख्या खुद होती है, तो इसके केवल 2 गुणनखंड होगा। तो यानी ये वाला पॉइंट भी हो जाएगा सही। 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या होती है। चलिए देखते हैं 1 अंक वाली कौन कौन सी। सबसे पहले छोटी सी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद बढ़े हम लोग 3, 3 के बाद अगर हम लोग बढ़ते हैं तो 5, 5 के बाद बढ़ेंगे तो 7, और 7 के बाद 9 होगी नहीं, क्योंकि 9 कैसी होती है, 9 3 से विभाज्य हो जाएगी, इसलिए वो 9 अभाज्य नहीं मानी जाएगी। फिर 11, 11 तो हो गई 2 अंकों वाली, तो ये तो काट देते हैं। तो 1 2 3 5 और 7 यानी 4 अंक, 1 अंक वाली 4 संख्याएं होंगी। तो यानी हमारे कौन कौन से, ये वाला ऑप्शन गलत था, ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो इसका मतलब कौन सा कथन सही नहीं है, तो ए वाला कथन सही नहीं है, तो जो कि सही है। आगे हम लोग कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी वो कौन सी है। तो देखेंगे ये कैसे करेंगे। अगर कोई पूछे जाए कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 2 3 6 तीनों से विभाज्य है, 2 3 4 से विभाज्य है, 1 2 3 से विभाज्य है, अगर ऐसा कहे तो उसके लिए हमको उन संख्याओं का एलसीएम ले लेना है, और जो एलसीएम लेने पर आए वही उसका आंसर हो जाएगा। तो जैसे 1 से 10 तक की कह रहा है, तो हम लोग 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। तो 1 2 3 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 से 10 तक सभी संख्याओं का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 10 भी ले लेंगे। और इसको हम लोग अगर एलसीएम करेंगे तो एलसीएम करने पे हमारा ऑप्शन आएगा 2520। एलसीएम लेके देखिए आप लोग, जिसको प्रॉब्लम हो वो मुझे पूछ सकता है। इसका एलसीएम आएगा 2520 और ये 2520 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो समझ में आ गया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आयशा के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। कोई आयशा एक लड़की है जिसके पास केवल 5 रुपये के कुछ सिक्के हैं, कुछ 10 रुपये के सिक्के हैं। तो और उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है। मान लिया मैंने कि जो 5 रुपये हैं, 5 रुपये के संख्या सिक्के हैं वो ए हैं, जो उसके नंबर्स हैं ए है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ए है और जो 10 रुपये के सिक्के हैं उसकी संख्या बी है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया। जो कुल संख्या के सिक्के हैं, मतलब टोटल सिक्के हैं, वो 25 है, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू 25। ये भी बात क्लियर हो गई। ठीक, अब कह रहा है कि उसके पास कुल 160 रुपये का धन है। 5 रुपये के ए सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपये हो गए, 5 है। जैसे 2 रुपये के 3 सिक्के तो टोटल कितने हो गए, 6 सिक्के, 6 रुपये हो गए। तो वैसे इसके पास 5 हो गया। अब आगे देखा जाए 10 रुपये के कितने सिक्के, 10 रुपये के 60 सिक्के, 10 रुपये के 20 सिक्के हो जाएंगे। 10 रुपये के 20 सिक्के देखते हैं हम लोग, देखते हैं इसको। ए प्लस बी तो 25, ए प्लस बी कितना था, 25। ठीक, ए प्लस बी के कुल 25 सिक्के हो गए। अगर हम लोग देखें 5 रुपये के ए सिक्के हैं, आप लोग करते जाइए, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो 5 है, 5 रुपये के ए सिक्के और 10 रुपये के हो गए बी सिक्के, टोटल रुपये कितने हो गए, 60। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी ये कितना हो रहा था, 25। ठीक, 5 रुपये के ए सिक्के और 10 रुपये के बी सिक्के, और ये टोटल प्राइस होगा जाके हम लोगों का 160 रुपये। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। अब दोनों को बराबर करना होगा, तो यानी ये हो जाएगा 5 है, इससे हो जाएगा 5b, 25 पंचे हो जाएगा 125, हो गया बराबर। अब इसे हम लोग काट सकते हैं, 5 है 5 है कट गया, 10 20 में से 5 भी जाएगा तो बचेगा हमारा 5 भी। 160 में 125 जाएगा, 10 में से जाएगा 5 और 5 में से 2 जाएगा 3,
तो 5 का भाग 35 में देंगे तो आ गया 7। तो इसके आंसर कितना हो गया, बी की वैल्यू आ गई हमारी, बी की वैल्यू 7 आ गई। समझ में आया, बी की वैल्यू आ गई 7। अगर जो 10 रुपये के 7 सिक्के हो गए और टोटल सिक्के थे 25, तो 25 में से 7 देंगे घटा। अभी टोटल सिक्के 25 है, 10 रुपये के 7 सिक्के निकल गए, तो बाकी सिक्के कितने हो गए 18। तो 5 रुपये के हो गए 18 सिक्के और 7 रुपये के हो गए 7 सिक्के हो गए 10 रुपये के। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि 17.5 इंटू 3 है। इसका जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन है, इनको जनरली बॉड मास के रूल से लगाया जाता है, बॉड मास। तो हम लोग इसको देखते हैं कि बॉड मास क्या कहता है। जो बॉड मास का रूल है, बॉड मास कहता है कि पहले हम लोग जब भी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीज़न सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन में सबसे पहले करते हैं कि पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में पहले हम लोग ये इसको अलग अलग बांट लेंगे ऐसे, या तो हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लें, डिवीज़न बॉड मास है, पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट कहीं है ही नहीं, ऑफ है नहीं, ऑफ के बाद फिर इसको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लें, डिवीज़न फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस प्रकार से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो इसे सिंप्लीफाई ऐसे कर लेते हैं, 75 इंटू 3 है, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 का डिवाइड 21 में करेंगे 3 आएगा, और 3 का गुणा 125 में करते हैं तो कितना आएगा, 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, 3 1 कम 3, 37.5 ये आएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5 15, 3 7 21 22 और 3 1 कम 3 2 5, तो 52.5 ही आएगा। सारे माइनस माइनस में ये दोनों जो होगा जुड़, 37 और 3 हो जाएगा 40, 40.5 रुपये ये हो गए 40.5। अब डिवाइड करेंगे तो 0 और ये आएगा 2 5, तो कितना आ गया, इसका आंसर आएगा 12। इतनी बात क्लियर होगी, इसका आंसर आ गया 12। ये समझ में आया होगा रूल। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इससे पहले बॉड मास से सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवीज़न सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बाग में जो वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष है अशोक के और जो शेष वृक्ष है यूकेलिप्टस के हैं। नीम के वृक्षों की संख्या 5 है। ठीक, तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं, इसको देखिए एक्स मान के सॉल्व करते हैं। एक बाग है, मान लिया बाग में वृक्ष की जो संख्या है, टोटल ट्रीज़ हैं वो एक्स हैं। ठीक, तो टोटल ट्रीज़ जो हो गए वो एक्स हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। अगर हम लोग नीम की बात कर रहे हैं तो नीम के वृक्ष की संख्या होगी एक्स का 6वां भाग, तो x/6। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन इससे पहले भी अगर हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो जो नीम के वृक्षों की संख्या 5 दी हुई है, तो जो टोटल ट्रीज़ निकल के आए हैं 5 का 30, जो नीचे डिवीज़न में होता है वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। तो इससे हमको क्या बात निकल गई, जो टोटल ट्रीज़ हैं, इस टोटल ट्रीज़ में कितनी संख्या आ गई, 30 आ गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टोटल ट्री कितने आ गए, 30 आ गए। 30 तो टोटल ट्रीज़ हो गए। आगे हम लोग देखते क्या कहते हैं कि जो आधे वृक्ष अशोक के हैं, तो अब अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो अशोक के आधे वृक्ष हैं, तो अशोक के आधे वृक्ष कितने हो गए, 15 हो गए अशोक के वृक्ष, और शेष यूकेलिप्टस के हैं। अब बता सकते हैं 30 वृक्ष थे, 30 वृक्ष में से नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग थी, तो जो नीम की थी, नीम की वह संख्या 1/6 भाग निकला तो तुम लोगों ने 5 आई थी। 15 हो गए, ये 5 ही हो गए, 20 हो गए। टोटल ट्रीज थे 30 थे, तो हमारे जो बच्चे यूकेलिप्टस के ट्रीज, तो यूकेलिप्टस के ट्री हो गए 10। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी है, 29 अगस्त 2019 को 16:30। अगर 16:30 की बात कर रहा है तो 12 बजे दोपहर का 12 बजता है, और दोपहर का 1 बजे को हम लोग 12 के बाद 13 कहेंगे, फिर 14 कहते हैं, फिर 15 कहेंगे, फिर 16 कहेंगे। इस हिसाब से अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये 1 2 3 और 4, यानी ये दोपहर के 4:30 बजा है। ये जो कह रहा है ये दोपहर का 4:30 बजा हुआ है। ठीक, आगे देखेंगे। 29 अगस्त को चल रहा है, यानी 29 अगस्त को चलना हुआ तो 30 अगस्त को 4:30 बजे तक कितना
24 आवर, 24 घंटा हो चुका। ठीक, इसके बाद देखते हैं फिर 31 अगस्त को सुबह ही पहुंचा, तो 4:30 बज गया, दोपहर बजे 4:30 के बाद से अब हम लोग देखते हैं सुबह का 4:30 बजा, सुबह के 4:30 में 12 घंटे और हो गया। पहुंचता कितने बजे है? 8:45 पे। 4:30 के बाद 5, 4:30 हुआ, फिर 5, 6, 7, 8, तो हो गया 4 घंटा, ये हो गया। तो 4 घंटे और जोड़ देंगे, 30 है और पहुंचा है 45 मिनट में, तो 15 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, जोड़ लेते हैं। 4 2 4 8 और 2 10, 2 1 3 1 4, तो कितना हो गया? 40 घंटे हो गया, और 15 मिनट वो निकला, तो 40 घंटे 15 मिनट पे पहुंच गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं अपने जो डेली मर्रा के जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस तरह से। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या रहा है कि निम्न में से लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसके लिए पहले हम लोग एक रूल सीख लेते हैं कि किस प्रकार से मीटर को मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में इसमें चेंज करते हैं। तो इसके लिए देख लेते हैं कैसा रूल आया है। इसमें इस रूल में दिया है कि ये एक सीरीज़ है, इस सीरीज़ में क्या है, इस सीरीज़ में है मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये सीरीज़ है। इस यूनिट पे मीटर अब चेंज करिए, लीटर में चेंज करिए, कैसे भी। तो पहले मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। इसको चेंज करने का बस तरीका ये है कि कभी भी अगर हम लोग इस सीरीज़ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी जैसे मीटर है, अब मीटर से सेंटीमीटर में बढ़ रहा है, जैसे मीटर है, अब इस मीटर से हम लोग को डेसीमीटर जाना है, तो ये अगर इस तरफ बढ़ रहे हैं, राइट हैंड की तरफ बढ़ रहे हैं, मीटर से डेसीमीटर की तरफ जा रहे हैं, तो हमेशा 10 बढ़ता जाएगा। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अगर हम पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो हमेशा क्या होगा? 10 का भाग देते जाएंगे। तो याद करने का तरीका है मिलीलीटर, सेंटीलीटर, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं जो अभी हम लोगों ने देखा। तो हम लोग देखते हैं कि जैसा अभी हम लोगों ने देखा, उस देखने के लिए उसको जैसे अभी हम लोगों ने देखा, सबसे पहले क्या आएगा? मिली, फिर इसके बाद क्या आएगा? सेंटी, फिर इसके बाद डेसी। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है ये 3 ही यूनिट पे चल रहा है, एक मिलीमीटर पे, एक मिलीमीटर पे जैसे हम लोग देखें, एक सेंटीमीटर पे और एक डेसीमीटर पे। देखते हैं जो मिलीमीटर है, अब पहले अगर हम इसको एक यूनिट में चेंज कर लें, सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेते हैं, तो कोई भी एक ऑप्शन उठाते हैं, जैसे हम लोग सी नंबर वाला उठाते हैं। ये पहला दिया है 8 मीटर, तो 8 मीटर को सेंटीमीटर में अगर हम लोग बदलना चाहें, तो यहाँ पे 8 मीटर है, तो 8 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो मीटर है, ये यहाँ पे मेन यूनिट आ जाएगी मीटर वाली। इस मीटर को सेंटीमीटर में 1 2 डिजिट फांद के जा रहा है, तो कितना आ जाएगा? 800 सेंटीमीटर। ठीक, इतनी बात आ गई, ये एक यूनिट पे चलेंगे, 800 सेंटीमीटर। सेकंड देखते हैं 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अब डेसीमीटर है, सेंटीमीटर में जाएगा, तो जब पीछे से आगे की तरफ जा रहा है तो क्या होगा? 1 0 बढ़ाएंगे डेसीमीटर से, तो कितना हो गया? इसको देखेंगे तो 80 तो पहले था, 80 से 1 0 बढ़ाएंगे 800, और 8 सेंटीमीटर है ही है, तो कुल मिला के हो गया 808। सेकेंड वाला ऑप्शन हो गया। 8500 मिलीमीटर, अब ये मिलीमीटर है, ये अब मिलीमीटर से फिर सेंटीमीटर में आएंगे तो 10 का भाग देंगे, तो इसका आंसर आएगा 850। जो लास्ट वाला है 800, ये लास्ट वाला है 800 सेंटीमीटर। 800 सेंटीमीटर तो है ही है, और ये लास्ट में दिया है 8 मिलीमीटर दिया, छुप गया है, वो देख लीजिए नीचे ऑप्शन में 8 मिलीमीटर दिया है, तो 8 मिलीमीटर है। अब इस 8 मिलीमीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं, मिलीमीटर है, अब इस मिलीमीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करना चाह रहे हैं तो इसका भाग देना पड़ेगा, तो 800 था सेंटीमीटर, 800 पॉइंट 10 का भाग देंगे तो 0.8 आएगा। ठीक, अब हमको इसको लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले कौन सा सबसे ज़्यादा बड़ा होगा? अगर हम लोग देख रहे हैं कि 8500 मिलीमीटर,
तो अगर हम लोगों ने 8500 मिलीमीटर को देखा तो क्या निकल गया, 850 आया, जो कि सबसे बड़ा है। अब इसके बाद 850 के बाद दूसरे नंबर पे देखेंगे तो क्या आया, 808 आया। 808 के बाद तीसरे नंबर पे देखें तो 800.8 आया और चौथे नंबर पे 800 आया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको मतलब सीरीज़ में लगा सकते हैं, जो लंबाई के घटते क्रम में जिस प्रकार से पूछा है। तो ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, तो मैं इससे अगले आने वाली वीडियो में मैं इन प्रॉब्लम्स को फिर दोबारा सॉल्व करके बता सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 180 सेंटीमीटर लंबा तार है। इस लंबे तार को एक आयत का रूप दिया गया है। ठीक, एक 180 सेंटीमीटर लंबा तार है और ये जो लंबाई है, अगर किसी चीज़ की लंबाई की बात कर रहा है, किसी लंबाई को बेंड किया जा रहा है, मोड़ा जा रहा है, तो ये परिमाप का रूप ले लेता है। अगर उसके अंदर की बात करा जा रहा है तो वो क्षेत्रफल का रूप ले लेता है। तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये एक आयत का रूप ले लिया है। तो ये जो 180 सेंटीमीटर है, तो ये 180 सेंटीमीटर हो गया उस आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप होगा 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई हो गई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देख रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन में कि जो 180 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर हो गया इसका परिमाप, और जो परिमाप होती है वो 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक, इसकी आयत की चौड़ाई दी है 30। तो अगर हम लोग लंबाई को L माने और चौड़ाई को मान ले 30, ठीक, इतनी बात तो क्लियर है। ये जो 2 मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा डिवाइड में, उसको काट देगा, 90 आएगा। जो चौड़ाई प्लस में जो होता है बराबर किधर प्लस में, वो जाता है माइनस में। तो 90 माइनस 30, तो 90 माइनस 30 करेंगे तो आएगा कितना आंसर, 60। तो इसकी जो लंबाई आएगी वो 60 सेंटीमीटर आ गई। तो इसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कक्षा 2 के एक छात्र हैं, उस छात्र को क्या लिखने के लिए बोला गया, उस कक्षा 2 के छात्र को 44 लिखने के लिए बोला गया। तो कुछ बच्चों ने क्या लिख दिया, 404 लिख दिया। तो ये अध्यापक के रूप में आप उसे कैसे संबोधित करेंगे, उसके कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे, बिल्कुल गलत है। हमें इस जो हम लोग ये मैथ्स की जो पेडागॉजी पढ़ रहे हैं, इस मैथ्स के जो शिक्षण पढ़ रहे हैं, शिक्षण में हम बच्चों को सही उत्तर लिखने पे नहीं कि हम उनको सही उत्तर, उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, वो खुद से करके सीखे। तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन हो गया गलत। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम सिखाएंगे, यानी उन्हें कुछ ले दे के सिखाएंगे। तो आगे पढ़ते हैं, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है, बिल्कुल गलत। हमें बच्चों को खुद को प्रेरित करना है, ना कि दूसरों को सिखा के प्रेरित करना है। उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, ये भी बात गलत, ये भी बात गलत। उन्हें मूर्त, उन्हें कुछ देकर जो उन्हें वो बच्चा करके सीखे, ऐसा करके सिखाएंगे। तो इसका ऑप्शन बी वाला सही होगा, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का प्रमुख प्रयोजन है। किसी बच्चों को प्रतिचित्रण, कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी चित्रण कर रहे हैं, किसी चीज़ को बनाने के लिए कह रहे हैं, तो इस प्रतिचित्रण देने का क्या है देखते हैं इसके विषय में। उसका उद्देश्य क्या है, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, उसके अंदर 3 डायमेंशनल बुद्धि का विकास जागृत करना, आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, उसको रेशियो समझ में आए कि बड़ा है ये छोटा है, तो विषम को सरल और रुचिकर बनाए, ऐसा तो बिल्कुल गलत है। संख्याओं को निरस्ता को समाप्त कर दे, ये भी बिल्कुल गलत है। जो ऑप्शन सही होगा वो ए होगा, त्रिविम 3D स्ट्रक्चर बना सके और अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन दे सके, यानी बच्चों को समझा सके कि ये छोटा है ये बड़ा है, इसलिए बच्चों को प्रतिचित्रण सिखाया जाता है, प्रतिचित्रण करने के लिए कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए और बी सही होगा, ए और बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि NCF 2005 के अनुसार निम्न में कौन सा प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि जो प्राइमरी लेवल पे जो मैथ्स में क्या क्या बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, जैसे चौपड़, टाइलिंग करना, टाइलिंग मतलब बच्चों को एक चौखाना चौपड़ सिखाया जाता है कि कौन कितना है, इससे उनको आकृतियाँ समझ में आती है, क्षेत्रफल समझ में आता है, बड़ा छोटे में रेशियो समझ में आता है, बड़ा छोटा कौन सा होता है, तो ये बिल्कुल समिति सिमेट्री दिखाई जाती है कि कौन सिमेट्री है, ये दिखाया जाएगा, प्रतिरूप दिखाया जाता है। अनुपात जो है वो प्राथमिक लेवल में नहीं आता है। तो ये तीनों होंगे इसके सही आंसर। इसे पूछा रहा पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, तो वो अनुपात इसका भाग नहीं होगा। आगे नेक्स्ट में देखते हैं कि सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्न में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले 2 आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। क्या दिखाना कि विभिन्न आयाम वाले 2 आयत हैं और 2 आयतों का क्षेत्रफल समान है। मैथ्स की जब हम लोग पेडागॉजी करेंगे तो उस समय हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि बच्चों को खुद करके सीखे, हमें बच्चों को रटाना नहीं है। तो चलिए देखते हैं।
हम बच्चों को पैमाना सिखाएंगे, ये सेंटीमीटर है, मीटर है, तो प्राइमरी लेवल का बच्चा इस पैमाने का यूज़ नहीं कर पाएगा। उस बच्चों को ग्राफ पेपर सिखाएंगे, ग्राफ पेपर का यूज़ भी नहीं कर पाएगा। बच्चों को हम लोग क्या सिखाएंगे, धागा दे के सिखाते हैं। और टाइल्स, 2 आयतों का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग उसके लिए धागा का भी यूज़ नहीं करेंगे। टाइल्स का और ग्राफ पेपर का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए धागा का यूज़ तो होएगा ही नहीं। ग्राफ पेपर का यूज़ बच्चा जो छोटा 4th या 5th क्लास का बच्चा है तो हम उसे ग्राफ पेपर के माध्यम से सिखा सकते हैं कि ये वाला आयत इतना है, 2 आयतों का क्षेत्रफल, इस हिसाब से हम लोग ग्राफ पेपर्स और टाइल्स के माध्यम से सिखा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा बी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से गणित की उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है, कि गणित की बच्चों की उपलब्धि किस कारण से कम है। उसका जेंडर है, वो लड़की है या लड़का है, इस वजह से लड़कियां जो होती हैं, लड़के या लड़कियों में गणित की जो उपलब्धि होती है वो कम हो जाती है। तो ये गलत नहीं हो सकता, मतलब ये क्या हो सकता है ये तो नहीं कह सकते हैं। गणित का स्वरूप, गणित बहुत कठिन है इसलिए लड़कियों को समझ में नहीं आती, लड़कों को जल्दी समझ में आती, ऐसा भी गलत है। व्यक्तित्व का स्वाभाविक क्षमता, व्यक्ति की जो स्वाभाविक क्षमता होती है कि इस कारण से, नहीं, बिल्कुल ये भी गलत है। जो इसका सही ऑप्शन होगा वो इसका सही ऑप्शन सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होगा। यानी सामाजिक सांस्कृतिक, ये समाज जो सिखाएगा, बच्चों को सिखाएगा, उससे बच्चे में गणित की उपलब्धि पैदा होगी। यानी ये अगर उसे सही प्रयास में सिखाया जाएगा तो उस बच्चे को गणित अवश्य आएगी, अन्यथा उस व्यक्ति को गणित नहीं आएगी। यानी समाज की और जो संस्कृति की पृष्ठभूमि है ये उस बच्चे को गणित सिखाने में मददगार करेगी। अगर किसी बच्चे का, अगर कोई बच्चा जो होता है उस परिवार से बिलोंग करता है जिसके घर में रोज़ पैसों का हिसाब किताब होता है, जैसे कोई फल वाले का बच्चा है तो उसको क्या होगा, कैलकुलेशन उसकी बहुत अच्छी होगी। यानी सामाजिक सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि होगी उसी प्रकार से उस बच्चे में गणित की उपलब्धि होगी। यानी जिस प्रकार से उसके घर में बिहेवियर होगा उसी हिसाब से उस बच्चे की उसमें रुचि जागृत हो जाती है। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। यानी उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा, समाज का बैकग्राउंड कैसा, सांस्कृतिक बैकग्राउंड कैसा, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यह समझने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है। क्या बताना है कि 1/4 1/3 से छोटा है। लघुत्तम समापवर्तक विधि का प्रयोग बिल्कुल कभी नहीं यूज़ करेंगे, ये तो गलत हो गया। डाइस ब्लॉक्स का प्रयोग, ये भी नहीं होगा, डाइस ब्लॉक्स का प्रयोग नहीं करते। संख्या चार्ट का प्रयोग, ये भी नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, कागज़ की पत्तियों का, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कागज़ की पत्तियों को प्रयोग करेंगे। कि पहले क्या करेंगे, हम लोग उसके 4 हिस्से कर देंगे, 1 2 3 4। इसमें से तुमने एक हिस्सा रंगा, इसमें क्या करा जाएगा, इसमें किसी चीज़ के 3 हिस्से कर दिए जाएंगे, उस 3 हिस्से का एक भाग का रंगा। तो हमको ये बताना है कि कौन सा छोटा है, कौन बड़ा है। तो ये बताने के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे, तो ये बताने के लिए हमेशा किस चीज़ का यूज़ करेंगे, हम लोग इस कागज़ की पत्तियों का प्रयोग करेंगे जो बताने में मददगार साबित हो। तो ठीक है, इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई गई पाठ्य योजना को निम्न में से कौन सी अति महत्वपूर्ण पहलू है। कह रहा है कि बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए कौन सी महत्वपूर्ण पहलू है। देखते हैं, पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, कि बच्चा जो है पाठ्य पुस्तक को रटता जाए, पीछे पीछे बोलता जाए, बिल्कुल गलत है, मैथ्स के लिए कभी होएगा ही नहीं। गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करें, जो गणितीय संकल्पनाएं उसे संरचनात्मक अपने दिमाग में कंस्ट्रक्शन करें। विद्यार्थियों को अवसर दे कि वह संकल्पनाओं की संरचना करें। क्रियाकलापों को लिखने और संदर्भ में प्रश्न दे, ये बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन सही होगा सी, विद्यार्थी खुद करके सीखे, विद्यार्थियों को अवसर दे कि वो संकल्पना को खुद संरचना करें। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्न में से किस संरचनावादी या रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जा सकता। गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान देना, कि जब गणित की अधिगम हो रहा, गणित सीखा जा रहा है तो भाषा और संवादों की भूमिका है उस पर उचित ध्यान दिया जाए। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अनोन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। कह रहा है कौन सा नहीं माना जा सकता है। ठीक, प्राथमिक स्तर का आकलन के लिए विषय प्रयोग परीक्षा का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक स्तर का आकलन करने के लिए विषय प्रयोग परीक्षा का उपयोग किया जाए। गणित और दूसरे पाठ्य क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाए, ये तो बात सही है, ये बात हो जाएगी हमारी बिल्कुल सही। प्राथमिक स्तर का आकलन के लिए विषय परक परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक स्तर का आकलन करना है उसके लिए विषय परक परीक्षा का उपयोग किया जा सकता है।
तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही कि जो प्राथमिक स्तर का आकलन करना है हमें हर एक विषय का अलग अलग प्रकार से परीक्षा का उपयोग कर, ऐसा कहना सही नहीं होगा। तो यही लक्षण नहीं होगा, बाकी सारे लक्षण इसमें फिट हो रहे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक यानी रचनावादी दृष्टिकोण से किया जाता है। क्या है? गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है, गणित तथ्य के सीखने के बारे में है, तथ्य सीखे बच्चा, गणित सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, गणित पूर्णतः विषय परक है, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू। मानस दर्शन का मतलब होता है बच्चा हर एक दृष्टि से गणित को सीख सके, मतलब उसके हर एक व्यक्ति के बच्चा जो है गणित को रटे नहीं, उसको सीखे, अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग लाए। तो इसका सही आंसर होगा मानस दर्शन का गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट पढ़ेंगे निम्न में कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। त्रिविम समझ है, त्रिविम समझ जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा किसी चीज़ की डायमेंशन बना देना, तो देखते हैं बोतल के ऊपरी दृश्य का चित्र करते हैं, मानचित्र द्वारा शहर का स्थान निर्धारण करना, ये तो त्रिविम का होगा नहीं। चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, ये बिल्कुल नहीं होगा। संख्याओं को संख्या रेख पर भी निरूपित करना, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा बोतल के ऊपरी दृश्य का चित्रित करना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या है, गणित के अधिगम के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। देखते हैं, गणित की उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक है। जो बच्चा है गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, ये स्वाभाविक होती है, बिल्कुल गलत बात है। अध्यापक के सीखने वाली सही नहीं है, वो पूछ रहा है, तो इस हिसाब से तो ये फिट बैठ रहा है। अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित का निष्पादन, अभी हम लोगों ने देखा कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है। विद्यालय में जो दिए जाने वाले निर्देश हैं वो उसका बच्चे के गणित के प्रदर्शन पे हो सकता है, असर हो रहा है, सही बात है कि जैसे आप कक्षा में बच्चों को सिखाएंगे वो भी असर होगा। तो यानी ये 3 ऑप्शन सही हो रहे हैं और ये वाला गलत हो रहा है, और इसमें पूछ क्या रहा है कौन सा सही नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि मेरे पास 6 पेंसिल हैं, ठीक, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक पेंसिल है, तो 2 और अधिक, तो ये कैसा है, जमा किया जा रहा है, जोड़ किया जा रहा है, तो ये कैसा है, तुलनात्मक जमा है। अगर उसे लिया जा रहा है तो वो तुलनात्मक घाटा हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं, हिंदू अरबिक गणना प्रणाली, जो हिंदू अरबिक गणना प्रणाली है कौन सा सही नहीं है। हिंदू अरबिक गणना प्रणाली के आधार पे कहता है कि एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। जो हिंदू अरबिक गणना प्रणाली की अगर बात करें तो हिंदू अरबिक गणना प्रणाली में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इतनी टोटल 10 संख्याएँ आती हैं। तो हिंदू अरबिक गणना प्रणाली टोटल 10 संख्याएँ आती हैं। इसमें जो आधार होता है वो दो की प्रणाली का पालन किया जाता है, दूसरे प्रणाली का पालन किया जाता है, तो ये होती है हिंदू अरबिक प्रणाली। समझ में है? तो हिंदू अरबिक प्रणाली का जो आधार होगा वो 2 होगा, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है और किया जाता है, ये गलत है। इसमें जो आधार 2 का नहीं, इसमें आधार 10 की प्रणाली का पालन किया जाता है। ये योगात्मक प्रकृति का भी होता है, गुणात्मक प्रकृति का होता है, अंक की स्थिति संख्या का मान भी बताता है। तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन सी सही नहीं है, बाकी सारे सही है। किस आधार पे करता है प्रणाली का, तो 10, इसका बेस 10 होता है, आधार 10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया है। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल बनाने के लिए पहचान तक सीमित रखें, बिल्कुल गलत है। हम बच्चों को पहचान तक सीमित रखना नहीं, हम उसे बढ़ाना है, उसका प्रयास को बढ़ाना है। अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए, उदाहरण दिखाने चाहिए। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान को अंतर्दर्शी समझ को विकसित करें। बच्चों को अवसर दे, जहाँ पे कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं कि बच्चों को जहाँ अवसर की बात कर रहा जा रहा है, उसके दृष्टिकोण को बढ़ाने की बात किया जा रहा है, तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, तो अवसर दिए जाए, ये बिल्कुल सही बात है और बाकी सारे ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा है कि निम्न में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। गणितीय, बच्चा गणितीय रूप से तर्क कर रहा है, तो इसमें पहला ऑप्शन है गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा दें, तर्क नहीं होगा, यहाँ पे रटाया ज्ञान दे रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, बच्चा अपने यहाँ से तर्क कर रहा है, देखिए तर्क यहाँ पे भी बात आ रही है, तो यानी यही वाला ऑप्शन सही होगा। परिकल्पना में निपुणता की क्षमता, निपुणता बिल्कुल बात ही नहीं होगा। और सूत्रों का स्मरण करना, ये तो कभी स्मरण करने पे रटंत विद्या पे बात करता ही नहीं है शिक्षण अधिगम। इसका सही आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 56, इसमें क्या कह रहा है कि सुपर बाजार में सब्जियों के मूल्य की सूची दी हुई है, इसमें इस व्यक्ति ने ये सामान खरीदा, इसको कुल कितने रुपए
कर देने होंगे। कह रहा है संजय ने आधा किलोग्राम टमाटर खरीदा। क्या कह रहा है, आधा किलोग्राम टमाटर, 1 किलोग्राम टमाटर 40 का है, तो इसने यहाँ पे टमाटर खरीदा 20 रुपये का, तो इसका टमाटर का रेट हुआ देखिए 20 रुपये। ठीक, 1 किलो आलू, 2 किलो आलू 50 की है, 1 किलो आलू बैठी जाके 12.5 रुपये की। ठीक है, 1 किलो आलू 12.5 की। आधा किलो गाजर, 1 किलो 250 ग्राम गाजर है 20 रुपये की, 250 ग्राम गाजर 20 रुपये की, तो 1 किलो गाजर हो गई 40 रुपये की। ठीक है, आगे देखते हैं। और उसने 6 नींबू, 4 नींबू हैं 10 रुपये के, यानी 2 नींबू हो गए 5 रुपये के, 5 रुपये के 2, 10 रुपये के 4, 15 रुपये के 6, तो 15 रुपये के हो गए 6। अब टोटल ऐड कर लेते हैं, कितना हुआ 5, 5, 5, 10, 10 तो 12, 2, 1, 3, 1, 4, 4, 4, 8, 8, 1, 9, तो 92.5 रुपये होते हैं। 200 का नोट दिया आपने, 200 के नोट देने पर 92.5 रुपये हुआ। कितना हुआ बचा 0.5 और 9 में 2 गया 7, इस प्रकार से सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 87.5 रुपये बचे आप लोग के। तो इस प्रकार से देखा कि 87.5 रुपये बच रहा है, तो इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं प्लस माइनस करके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पे अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं, यानी दहाई और इकाई के स्थान पे क्रम से आने वाली अभाज्य संख्याएं हैं। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, 3 और 4 का गुणज की बात कर रहा है, तो यानी अंकों का योग होगा 12। हम लोग यहीं से ऑप्शन से उठाते हैं, 7, 5, 12 ये सही है, 3, 2, 5 ये कभी होएगा नहीं, 5, 3, 8 ये कभी होएगा नहीं, 3, 1, 4 ये कभी होएगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा सही, 5, 7 आ गई। 5 और 7 क्या हो गए 2 अंकों की संख्या है, 5, 7 क्रम से आने वाली अभाज्य संख्या है, तो यानी ये ऑप्शन हो जाएगा सही 57। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखते कहता है कि एक रेलवे स्टेशन पे कार पार्किंग की दर दी गई है 2 घंटे से ऊपर तक, 2 घंटे तक अगर आप पार्क कर रहे हैं तो आपको 50 रुपये देना पड़ेगा, 2 घंटे से ऊपर 5 रुपये, 2 घंटे से 5 घंटे तक 75 रुपये, 5 घंटे से 8 घंटे तक 10 रुपये। तो इस तरह से दिया गया है। कह रहा है कि राजीव ने अपनी कार को 7 बजे सुबह पार्क किया था, 4:30 बजे लेने आया दोपहर के। कितने घंटे लिया 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, कुल मिला के हुआ जाके 9.5 घंटे। कह रहा 8 घंटे से 12 घंटे के समय तो 150 रुपये, तो इसका आंसर क्या आएगा 150। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि इन क्वेश्चंस को आरोही क्रम में लगाना है, आरोही में। तो इस आरोही में देखते हैं, ये दिया है 7.07 और ये है 7.70, 7.707, 7.007 और 0.77। तो सब आरोही क्रम, आरोही मतलब होगा छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटे की अगर हम लोग बात करें तो 0.07, तो ये हो जाएगी फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे क्या होगा 7.007, 2 बार ये पीछे, तो सेकंड नंबर पे ये हो गई। और थर्ड नंबर की अगर बात करें तो 7.07, तो अगर ऑप्शन का है तो 7.07 ये आंसर सही है, क्योंकि पूछ रहा है तृतीय स्थान पे क्या होगा, तो तृतीय स्थान पे 7.07 होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8 है, तो एक इकाई का स्थान छोड़ दे, 5 अंकों की संख्या है उसमें दहाई का स्थान 8 है, तो ये देखिए ये ऑप्शन सही है, इकाई दहाई, दहाई का अंक 8 है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी सही कह सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। दहाई का स्थान के अंक का एक, इकाई के स्थान का अंक जो दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, इकाई का स्थान का जो अंक है वो दहाई के स्थान का अंक जो 8 है इसका 1/4, यानी 1/4 करेंगे तो 4 दूना 8, दोनों की इकाई इकाई पे 2 आना चाहिए। 1000 के स्थान पे 0 है, तो 1000 के स्थान पे 0 ये सही है, इसमें 1000 के स्थान पे 4 है, तो हमारा डायरेक्टली यहीं से ऑप्शन पकड़ लेते हैं, इसका आंसर आएगा ए नंबर। सॉरी गलती हो गई, 1000 के इकाई दहाई सैकड़ा की जगह पे 4 आएगा, 1000 के स्थान पे क्या है 0, तो 1000 के स्थान पे 0, 1000 के स्थान पे हो गया 0, और 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान पर 3 गुना होगा, तो इस तरह इसका आंसर आएगा 60482।